मैंने नए मेकअप में कुछ जिद्दत की थी, यानी सिर्फ नाक और होंठ मोटे कर लिए थे। स्याह रंग का रिवॉल्वर जिसमें 9 गोलियां थीं। रिवॉल्वर संभाल कर मैंने दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजे के दोनों पट तेज आवाज के साथ खुल गए, लेकिन दूसरे ही लम्हे जो कुछ हुआ मैं उसके लिए तैयार नहीं था। पर से निकलने वाले नन्हे से ऑटोमेटिक पिस्टल ने मेरे हाथ के निशाने पर गोली उगल दी और मेरा हाथ जख्मी हो गया। मैंने एंड्रयू को गिरफ्तार करवा दिया है। मेरे बदन में गर्म गर्म लहरें दौड़ गई थीं। चंद लम्हात तक मेरे जहन में मद्दोजजर का समा रहा। फिर मैंने बमुश्किल तमाम पूछा, कब? रीटा बोली, आज दोपहर को। तुम्हें फोन करने से कबल मैंने अपने बॉस मिस्टर बर्ट्रैंड को उसके बारे में इत्तला दी। मैं उसका ताकुब करती रही थी। फिर जब पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ियां लगा दी तब मैं वहां से हटी। मैंने पूछा, फिर मुझे तुमने यहाँ क्यों मुंतकिल किया? वो बोली, इस ख्याल के तहत कि कहीं वो तुम्हारी निशानदही न करते। मैंने सवाल किया, ये कमरा तुमने बुक करवाया है? रीटा ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, हाँ। इस इत्तला ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, लेकिन रीटा की जहनी कैफियत भी मैं बखूबी समझ रहा था। एंड्रयू ने उसकी वाकई तौहीन की थी और जब उसने एंड्रयू से नफरत का इजहार किया तो मैंने उसके लहजे की वहशत महसूस की थी। उसके बाद मैं रीटा की खामोशी से भी मुतमईन नहीं था, लेकिन फिर भी सच्ची बात यह थी कि मैं खुद भी यूरोप की औरत से बखूबी वाकिफ नहीं था। मैंने भी यही सोचा था कि मुमकिन है रीटा एंड्रयू की यकीन दहानी से मुतमईन हो गई हो। देर तक खामोशी तारी रही। फिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है रीटा? क्या एंड्रयू तुम्हें शरीके जुर्म नहीं बनाएगा? वो बोली, बनाता रहे, यकीन कौन करेगा? मिस्टर बर्ट्रैंड मुझ पर एतमाद करते हैं। मैंने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया है अली। एंड्रयू जैसे लोगों के लिए मैं काफी हूँ। उसने मेरे बारे में गलत अंदाजा लगाया था। मैं इतनी बेबस और इतनी कमजोर नहीं थी अली के इतने अरसे से उसके हाथों में खिलौना बनने के बाद खामोशी से उसके रास्ते से हट जाऊं। तुमने सुना नहीं उसने मेरे बारे में क्या कहा था? जब उसके पास कुछ नहीं था तो वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करता था। कहता था कि मेरे बगैर उसकी जिंदगी अधूरी है। मैं उसकी हर बात का यकीन कर लेती। मिस्टर बर्ट्रैंड मुझे अपनी बेटियों की तरह चाहते थे, हालांकि मैं उनकी मुलाजिमा थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ नौकरों जैसा सलूक न किया। मैंने उनसे गद्दारी की सिर्फ इसलिए कि एंड्रयू अपनी ख्वाहिशात की तकमील करे। वो दौलत के हुसूल के बाद अमेरिका चला गया। मैंने सिर्फ इसलिए उसे बर्दाश्त कर लिया कि यहाँ उसकी जिंदगी खतरे में थी। यहाँ वो आजाद नहीं रह सकता था, मगर उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बा नहीं था। मेरे इशार का उसे कोई एहसास नहीं था। नहीं मिस्टर अली, नहीं। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने महबूब की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सिर्फ जज्बात के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे पास पहुंची थी। लेकिन अली, तुम फरिश्ता सिफत इंसान हो। तुमने मेरे ज़मीर पर कोई घाव न लगने दिया। काश एंड्रयू तुम्हारी जैसी फितरत का मालिक होता, मगर मेरी इस बात से ये ना समझना अली कि मैं तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने की ख्वाहिशमंद हूँ। तुम अजीम हो जबकि मैं पस्तियों में घिरी हुई एक मामूली सी लड़की हूँ। मैं किसी तरह भी आसमान को छूने की ख्वाहिश नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुम्हें अपने दिल का हाल बता रही हूँ। मैंने कहा, तुमने जो कुछ किया मैं नहीं कह सकता रीटा कि वो अच्छा है या बुरा। बहरहाल अब तुम कर चुकी हो। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि अब तुम खुद को महफूज करने की कोशिश करो। बाकी रहा मेरा मसला, तो अगर एंड्रयू भी आजाद रहता तो मेरे लिए कारामद हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो बोली, कुछ नहीं अली, ये फर्ज तो मेरा है। तुम यहाँ मुकीम हो और मेरा ख्याल है 2-3 दिन तक तुम यहाँ महफूज हो। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। मुनासिब ये होगा कि तुम रेनॉल्ड का ये मेकअप खत्म कर डालो। अब इस मेकअप की जरूरत नहीं है, वो इमारत तुम्हारे काबिल नहीं। रेनॉल्ड का मेकअप उतारने के बाद कहीं और मुंतकिल हो जाओ, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। वो पुरख्याल लहजे में बोली। मैंने कोई जवाब न दिया। रीटा के इस अमल पर मुझे कोई झुंझलाहट भी नहीं थी। ये उनके जाती मामलात थे। हाँ, कुछ उलझने जरूर पेश आ गई थीं जिनको हल करने के लिए फौरी अमल जरूरी था। फिर अचानक रीटा ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखकर उठते हुए कहा, ओके अली, अब मैं चलती हूँ। कल तुम्हारे पास आऊंगी। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो मुझे बता देना। मैं वैसे तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे काम आने की कोशिश करूंगी। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया रीटा। वो बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मुझे अपनी फिक्र करनी थी। न जाने हालात कौन सा रुख इख्तियार करें। मुमकिन है एंड्रयू कोई चाल चलकर रीटा को भी फांस ले और पुलिस रीटा से मेरे बारे में भी उगलवा ले। इसलिए मुझे फौरी तौर पर अब ये जगह छोड़ देनी चाहिए। लिंकास्टर की दी हुई रकम अब भी मेरे पास थी, इसलिए पैसों की कोई फिक्र नहीं थी।
मैंने दरवाजा बंद कर लिया और आईने के सामने बैठकर पहले रेनॉल्ड के मेकअप से खुद को आजाद किया। उसके बाद पिंगली का अजीम तोहफा निकाल लिया। मैंने नए मेकअप में कुछ जिद्दत की थी, यानी सिर्फ नाक और होंठ मोटे कर लिए थे, लेकिन उन दोनों चीजों की तब्दीली से मेरी शक्ल इस कदर बदल गई कि कोई मुझे नहीं पहचान सकता था। मैं खुलेआम अपना सूटकेस नहीं ले जा सकता था, इसलिए मैंने उसके लिए एक चाल चली। मैंने अपना सूटकेस एक जगह छुपा दिया और फिर बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद मैं दोबारा अंदर आया और मैनेजर से एक कमरा तलब किया। इस बार मुझे रूम नंबर 44 मिला, जो निचली मंजिल पर वाक़ था। अपने नए कमरे में आकर मैं थोड़ी देर रुका और फिर अपना छुपाया हुआ सामान उस कमरे में ले आया। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी और इस तरह मुझे सुकून मिल गया। कम से कम अब मैं वक्ती तौर पर तमाम हंगामों से आज़ाद हो गया था और कुछ वक्त किसी फिक्र के बगैर गुजार सकता था। उसके बाद मैं मुसलसल आराम करता रहा। रात हो गई तो मैंने डिनर भी कमरे में ही किया। तबीयत कुसलमंद हो रही थी, दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। पुलिस को या हार्वर्ड को मेरी सुनगुन नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा जहन में कुछ और ख्यालात भी थे। एनी पार्कर के जरिए कुछ और काम भी किए जा सकते हैं जो मेरे जहन में थे, बशर्ते कि वो मिल जाए। एंड्रयू की कैफियत याद करके भी एक अजीब एहसास होता था। उसकी क्या हालत होगी, ये तो उसे पता चल चुका होगा कि उसकी गिरफ्तारी का बायस रीटा है और फिर जवाबन वो रीटा का दुश्मन बन गया होगा। बहरहाल अब इन लोगों को जहन से निकाल फेंकना ही बेहतर था। रीटा से मुलाकात खतरनाक हो सकती थी। मुमकिन है पुलिस उसके पीछे भी लग जाए। आखिरी फैसला मैंने ये किया कि पॉली लॉन्स जाकर पोकर से रोतरे के बारे में मालूमात हासिल की जाएं। इस फैसले के बाद मैं सो गया। दूसरे दिन नाश्ते के बाद बाहर निकला तो कुछ दिलचस्प इंकिशाफात हुए। रात को रूम नंबर 80 पर कुछ गुंडों ने हमला किया था। होटल के मैनेजर को जदोकोब करके उस कमरे में कयाम करने वाले के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा कमरा नंबर 79 और 81 के मुसाफिरों को जगाकर उनसे भी मालूमात हासिल की गई थी। उन्हें मारा पीटा भी गया था और उनका सामान बर्बाद कर दिया गया था। ये इतलात मेरे लिए काफी सनसनीखेज थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये किसका काम हो सकता है। दो ही बातें जहन में आती थीं, या तो लैंकास्टर या फिर किसी तरह रोतरे को हकीकत मालूम हो गई होगी। उस कमरे से निकल आने का फैसला यकीनन एक मुफीद फैसला था। मैं इन हालात से हिरासा नहीं हुआ, बल्कि निहायत इत्मीनान से बाहर निकलकर आवारागर्दी करता रहा। दोपहर का खाना भी मैंने एक और होटल में खाया था और फिर एक टैक्सी में बैठकर पॉली लॉन्स भी गया था। ये क्लब शाम को खुलता था। उस वक्त बंद था, लेकिन मैंने जाए वकुआ का अच्छी तरह जायजा ले लिया और फिर शाम को 5 बजे मैं वापस होटल आ गया। 8 बजे तक होटल में रहा। 8:30 बजे पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकल आया और अब मैं पॉली लॉन्स में पोकर से मिलने के लिए तैयार था। बाहर निकलकर मैंने एक टैक्सी ली और उस मखसूस इलाके में पहुंच गया जहां पॉली लॉन्स क्लब वाक़ था। बैरूनी हिस्से में काफी रौनक थी, लेकिन मैं जानता था कि मुझे बैरूनी हिस्से से कोई सरोकार नहीं है। चुनाचे मैं अकबी समत में चल पड़ा। ये इमारत लंदन की कदीम इमारतों में शुमार होती थी और उसका तर्ज तामीर कुछ पुराना सा था। अकबी दरवाजा बोसीदा जरूर था, लेकिन रंगो रोगन करके उसे बेहतर बना दिया गया था। यहाँ कोई घंटी वगैरह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लिहाजा मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। 2 मिनट के बाद एक दराज कामत दुबला पतला आदमी दरवाजे पर आया और गर्दन बाहर निकाल कर देखने लगा। मुझे देखकर उसने करख्त लहजे में पूछा, क्या बात है, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? शायद वो मुझे कोई बहका हुआ शराबी समझा था। मैंने पूछा, मिस्टर पोकर अंदर तशरीफ रखते हैं? उस शख्स ने मुझे तीखी निगाहों से घूरते हुए कहा, क्यों, क्या काम है उनसे? मैंने कहा, बहुत जरूरी काम है, बस यूं समझो कि मैं मिस्टर पोकर ही के काम से आया हूँ। वो मुश्तबा निगाहों से मुझे देखने लगा। बोला, यहीं ठहरो, मैं जाकर मालूम करता हूँ। और हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जवाब दिया, हटसन। कह दो मिस्टर हटसन आए हैं। वो वापस पलटने लगा। मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया था कि पोकर अंदर मौजूद है। अगर वो मौजूद ना होता तो ये शख्स इस किस्म का जवाब न देता। चुनाचे अब उसका इंतजार करना हिमाकत थी। जाहिर है कि पोकर किसी हटसन को नहीं जानता होगा। नतीजतन मुझे अजीबोगरीब हालात में अंदर ले जाया जाएगा, मालूमात हासिल की जाएंगी, फिर न जाने क्या सानेहा पेश आए। इसलिए मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जाने वाले शख्स के ऊपर छलांग लगा दी। मेरा खड़ा हाथ उसकी गुद्दी पर पड़ा और उसके दोनों हाथ किसी चीज का सहारा लेने के अंदाज में फैल गए। फिर मेरी दूसरी ज़रब ने उसे होशो हवास से बेगाना कर दिया। वो मुंह से कोई आवाज निकाले बगैर जमीन पर गिरने लगा, लेकिन मैंने उसे जमीन पर गिरने से भी रोका ताकि किसी किस्म की आवाज पैदा न हो। मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा। मैंने उसे दीवार के सहारे लिटाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सामने ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नजर आ रही थीं। मैं इधर उधर देखता हुआ उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक और दरवाजा था।
एक लम्हे के लिए रुककर मैंने सोचा और फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मेरे सामने एक लंबी सी राहदारी थी जिसके दाएं बाएं कमरे बने हुए थे। मैं उन कमरों के दरवाजे खोल खोल कर अंदर झांकता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उन दरवाजों की दूसरी जानिब कोई नहीं था, अलबत्ता सामने ही एक और दरवाजा नजर आ रहा था जो बंद था। मैं उस बंद दरवाजे के सामने पहुंच गया। उसके पीछे से चंद आदमियों के हंसने बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने एंड्रयू का दिया हुआ तोहफा निकाल कर हाथ में ले लिया, स्याह रंग का रिवॉल्वर जिसमें 9 गोलियां थीं। रिवॉल्वर संभाल कर मैंने दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजे के दोनों पट तेज आवाज के साथ खुल गए। दूसरे ही लम्हे मैं अंदर दाखिल हो चुका था। 4 आदमी एक मेज के गिर्द बैठे ताश खेल रहे थे। तवीलो अरीस कमरे के एक कोने में आराम कुर्सी पर जापानी खद्दोखाल रखने वाली एक खूबसूरत लड़की अखबार पढ़ रही थी। ताश खेलने वाले जो दरवाजा खुलने की आवाज ही से चौंक गए थे, मेरी शक्ल देखकर हैरान रह गए। आवाज शायद उस लड़की ने भी सुन ली थी। उसने अखबार फेंक दिया और हैरतज़दा अंदाज में मुझे देखने लगी। कुछ देर तक वो मुझे उसी तरह घूरती रही, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लड़की मजबूत आसाब की मालिक मालूम होती थी। उसके होंठों की मुस्कुराहट यही बताती थी। हालांकि मैं उसके लिए भी अजनबी था, लेकिन उसने एक लम्हे में खुद पर काबू पा लिया था, जबकि दूसरे लोग नर्वस हो गए थे। मेज के गिर्द बैठे हुए लोगों में से एक ने पहलू बदला तो मैंने सर्द लहजे में कहा, अगर किसी ने जरा सी भी जुम्बिश की तो पूरे बदन में सुराख कर दूंगा। तुम लोग हाथ ऊपर उठा दो। और उन चारों ने हाथ सर से बुलंद कर दिए। लड़की उसी तरह मुस्कुरा रही थी और उसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मैंने सवाल किया, पोकर कहाँ है? लड़की ने कहा, मुझसे बात करो, मुझे सोलिता कहते हैं। उसकी आवाज बेहद दिलकश थी। मैंने कहा, चलो तुम ही बता दो पोकर कहाँ है। वो बोली, लंदन ही में है, लेकिन इस वक्त कहाँ होगा हम में से किसी को मालूम नहीं। मेरा लहजा गजबनाक था। बकवास करती हो तुम? बोली, इस बकवास की कोई वजह नहीं है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो तलाश कर लो, हम सब हाथ बुलंद करके तुम्हारे साथ चलेंगे। हकीकतन वो यहाँ नहीं है। मैंने कहा, चलो मान लेता हूँ। तुम कौन हो? बोली, नाम तो बता चुकी हूँ, सोलिता है, पोकर की सेक्रेटरी हूँ। तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने नर्म लहजे में पूछा। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम पोकर की सेक्रेटरी हो तो मेरी मदद जरूर कर सकती हो। मुझे एडमंड रोतरे का पता दरकार है। वो किसी कदर ताज्जुब से बोली, सिर्फ इतना सा काम या कोई और बात भी है? मैंने कहा, फिलहाल तो इतना ही बता दो। बोली, तब पिस्तौल जेब में डाल लो। ये इतनी अहम बात नहीं है जिसके लिए तुम ग्रेगरी पैक बनने की कोशिश करो। लड़की ने बुरा सा मुंह बनाकर करीब रखा हुआ पर्स उठा लिया। बोली, मेरे पास उसका पता नोट है। उसने मेरी तरफ तवज्जो दिए बगैर पर्स खोला, लेकिन दूसरे ही लम्हे जो कुछ हुआ मैं उसके लिए तैयार नहीं था। पर्स से निकलने वाले नन्हे से ऑटोमेटिक पिस्टल ने मेरे हाथ के निशाने पर गोली उगल दी और मेरा हाथ जख्मी हो गया। पिस्तौल मेरी गिरफ्त से निकल गया। उसके साथ ही वो मेज पूरी कुव्वत से मेरे ऊपर आ पड़ी जिसके गिर्द वो चारों अफराद बैठे ताश खेल रहे थे। मैंने मेज को हाथों पर रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका और उसकी लपेट में आकर नीचे गिर पड़ा। उसके साथ ही उन चारों ने मेज पर छलांगे लगा दी। मेरे बदन के मुख्तलिफ हिस्से बुरी तरह कुचले गए और मैं उन चारों के नीचे दबा हुआ जुम्बिश भी न कर सका। उन्होंने मुझे मेज के नीचे से निकालकर खूब जदोकोब किया। चारों बॉक्सिंग से वाकिफ थे और चूंकि इस अचानक हादसे से मेरे आज़ा शल हो गए थे, इसलिए मैं मुदाफ़ियत भी न कर सका और उन्होंने मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। खूब अच्छी तरह पीटने के बाद उनमें से 2 आदमियों ने रेशम की रस्सी से मेरे हाथ कसकर पुश्त पर बांध दिए और फिर किसी ने एक लात मेरी कमर पर जमाई और मैं लड़की के पास जा गिरा। उसने जल्दी से अपने दोनों पांव समेट लिए थे। मेरा चेहरा उसके पैरों के नजदीक था। उसने सैंडल की नोक से मेरी नाक छू कर देखी और फिर मुस्कुराती हुई बोली, बेवकूफ आदमी, तुम्हें पोकर के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी। मैं खामोश रहने के सिवा और क्या कर सकता था। वो अपने एक साथी से बोली, इसकी तलाशी लो। फौरन ही उसके साथी ने मेरी जेबें टटोलनी शुरू कर दी। जो कुछ मेरी जेबों में था निकाल लिया गया। उसमें वो रकम भी थी जो मैंने लैंकास्टर से वसूल की थी। लड़की बोली, अहमक गधा, पोकर के ठिकाने पर पिस्तौल लेकर आया था। उसने पूरी कुव्वत से मेरे चेहरे पर ठोकर रसीद की। मेरे मुंह से खून उबल पड़ा। जख्मी हाथ में पहले ही आग लगी हुई थी। उसके अलावा भी बदन के मुख्तलिफ हिस्से चोटों से बुरी तरह दुख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर होशो हवास मेरा साथ छोड़ गए। खुदा जाने कितनी देर बेहोश रहा। जब होश में आया तो दर्द की लहरें पूरे बदन में गर्दिश कर रही थीं और हाथ का जख्म मुसलसल तकलीफ दे रहा था। मैं उसी जगह पड़ा हुआ था जहां मुझ पर बेहोशी तारी हुई थी। मैंने नीम व आंखों से माहौल का जायजा लिया। वो चारों अफराद मेज सीधी करके उसके गिर्द बैठकर ताश खेलने लगे थे। अलबत्ता लड़की उस कमरे में मौजूद नहीं थी और आराम कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। बराबर के किसी कमरे से मौसीकी की हल्की हल्की आवाजें उभर रही थी। मैंने तकलीफ की शिद्दत से दांत भींच लिए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
मैं बड़े संगदिल लोगों के दरमियान आ फंसा था और अब इस बात का मुझे पूरा पूरा एहसास हो गया था कि लड़की की मासूम सूरत से मैंने धोखा खाया था। दफतन उस कमरे का अंदरूनी दरवाजा खुला और वही लड़की जिसने अपना नाम सोलिता बताया था इस बार एक दूसरे लिबास में बाहर निकली। उसने स्याह रंग का एक लंबा गाउन पहना हुआ था जिस पर आतिशी गुलाबी रंग के डिजाइन बने हुए थे। अंदर आकर उसने उन चारों को देखा और बोली, तुम लोग जाओगे नहीं, वक्त हो गया है। उसके लहजे से नागवारी का एहसास हो रहा था। वो बोले, ओ सॉरी मैडम सोलिता, हमें तो खेल के दौरान याद ही नहीं रहा। लड़की ने होंठ भींच कर कहा, थोड़ी देर और गुजर जाती तो तुम लोगों को अच्छी तरह ख्याल आ जाता। वो बोले, इस बदबख्त के सिलसिले में क्या किया जाए? क्या हम इसकी गर्दन दबा दें और इसकी लाश ठिकाने लगा दें? बोली, नहीं नहीं, इसके बारे में मालूम तो हो कि ये कौन है और मिस्टर रोतरे का पता क्यों मालूम कर रहा है। वो बोले, मैडम इससे ये बात कौन मालूम करेगा? लड़की ने नाक चढ़ाकर कहा, तुम इस चक्कर में मत पड़ो और यहाँ से रुखसत हो जाओ। पोकर वापस आकर खुद इससे तफसीलात मालूम कर लेगा। वो चारों मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। लड़की कुछ देर अपनी जगह खड़ी रही। दरवाजा खुलते ही दूसरे कमरे से आने वाली मौसीकी की आवाजें तेज हो गई थीं। वो अपने लंबे नाखूनों से गाल खुजाते हुए पुरख्याल अंदाज में मुझे देखती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गई। मेरे करीब पहुंचकर उसने जूते ही की नोक से आहिस्ता आहिस्ता मेरी रान पर ठोकरें मारी और मैंने यही मुनासिब समझा कि होश में आ जाऊं। चुनाचे मैंने आहिस्ता से आंखें खोल दी। तकलीफ की शिद्दत अब भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। गालिबन बंधे हुए हाथ में खून जम गया था और शायद जख्म से खासा खून भी बह गया था, इसलिए आंखों के आगे मुख्तलिफ रंग से नाचते महसूस हो रहे थे। लड़की मुझ पर झुकी और फिर एक और ठोकर मेरे दाहिने रुखसार पर मारती हुई बोली, यकीनन तुम पूरी तरह होश में आ गए होगे। जवाब दो, क्या तुम होश में हो? मैंने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा और सख्ती से दांत भींच लिए। शायद मेरे चेहरे से गुस्से का इजहार भी होने लगा था। चुनाचे वो हंस पड़ी। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, गुस्सा आ रहा है, लेकिन अफसोस तुम्हें कुछ करने का मौका नहीं मिल सकेगा। ओ, शायद तुम्हारे हाथ से खून काफी बह गया है, बल्कि मुसलसल बह रहा है। ठहरो, पहले मैं तुम्हारी बैंडेज कर दूं, उसके बाद जरा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मुझे इस बात से बेहद दिलचस्पी है कि तुम रोतरे के बारे में क्यों जानना चाहते थे। मैं खामोश रहा। लड़की ने किसी को आवाज दी और वही तवीलुल कामत शख्स अंदर आ गया जिससे मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई थी। वो बोली, हेक्टर, बैंडेज का सामान ले आओ। इस शख्स को पोकर के सामने पेश करने के लिए जिंदा रखना जरूरी है, इसलिए इसकी मरहम पट्टी कर दी जाए तो बेहतर है। तवील कामत हेक्टर की आंखों में कीना तोजी की झलकियां थीं, लेकिन उसने खामोशी से लड़की की हिदायत पर अमल किया। मेरे दोनों हाथ खोले गए, लेकिन वो लोग बेवकूफ नहीं थे। हाथ खोलकर उन्होंने दोनों पांव बांध दिए ताकि मैं उनके लिए खतरनाक साबित ना हो सकूं। मेरे जख्म को साफ करके कोई लोशन लगा दिया गया और बैंडेज कर दी गई। फौरी तौर पर एक सुकून सा महसूस हुआ और मैं अपने हवास मुज्तमा करके सोचने लगा कि अब मेरा दूसरा इक़दाम क्या होना चाहिए। वो लड़की जिसने अपना नाम सोलिता बताया था और जो अब तक खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट साबित कर रही थी, मुझसे थोड़े फासले पर फिर उसी कुर्सी पर जा बैठी जहां वो कुछ देर कबल मौजूद थी। उसका फासला मुझसे ज्यादा नहीं था। वो तवील कामत शख्स भी कमरे में मौजूद था। बाहर सूरत में उसी तरह का मुजाहिरा करता रहा जैसे मेरे बदन में जान ही न रह गई हो। मेरे दोनों पांव अब भी बंधे हुए थे। तवील कामत शख्स कमरे से बाहर निकल गया तो लड़की ने मेरी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ पियोगे तुम? किसी चीज की जरूरत महसूस कर रहे हो? मैंने नकाहत भरी आवाज में कहा, नहीं। बोली, ठीक है, तुम्हारी मदारात करना यूं भी जरूरी नहीं है क्योंकि पहले ही काफी खातिर की जा चुकी है। अलबत्ता ये बता दो कि तुम मिस्टर एडमंड रोतरे का पता क्यों मालूम कर रहे थे? क्या काम था तुम्हें उनसे? मैंने कमजोर आवाज में कहना शुरू किया, मैडम सोलिता। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे मुझे बोलने में दिक्कत महसूस हो रही हो। मैं उसे ये बावर करवाना चाहता था कि मेरे बदन में इतनी सकत नहीं है कि मैं ठीक से गुफ्तगू भी कर सकूं। वो सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगी। मिस्टर रोतरे से मेरे पुराने मरासिम हैं? मैंने कहा, फ्रांस में मेरी उनसे कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पिछले दिनों से मुझे ऐसे शवाहिद मिल रहे थे जिनसे पता चलता था कि मिस्टर रोतरे मेरे बारे में गलत फहमियों का शिकार हो गए हैं। ये गलत फहमियां पैदा करने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो मिस्टर रोतरे के ज्यादा करीब होना चाहते थे। इन्हीं में पोकर का नाम भी शामिल था। मिस्टर रोतरे जब भी यहाँ आते हैं मेरी खिदमत जरूर हासिल करते हैं, मगर इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे मिस्टर पोकर पर गुस्सा आ गया था और मैं उनसे मिलकर ये मालूम करना चाहता था कि आखिर उन्हें मुझ पर शक क्यों है और वो मेरी दुश्मनी पर क्यों आमादा हैं। बस इसी गुस्से में भरा हुआ मैं यहाँ पहुंचा था, लेकिन यहाँ तुम लोगों ने मेरे साथ जो सलूक किया वो
मैंने गहरी सांसें लेकर आंखें बंद कर लीं और लड़की उठकर मेरे करीब आ गई। बोली, तो ये बात है, बाहर सूरत इससे ये साबित हुआ कि तुम मिस्टर पोकर के दोस्त नहीं हो। मैंने आंखें खोलकर जवाब दिया, दुश्मन भी नहीं हूँ मिस सोलिता। मैंने दुस्दीदा निगाहों से उस दरवाजे की जानिब देखा जो बंद था। तविल कामत हेक्टर उसी दरवाजे से दूसरी तरफ चला गया था। पता नहीं वो कितनी दूर हो, और ये भी पता नहीं था कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो सकूंगा या नहीं। बाहर सूरत खतरा मोल लिए बगैर चाराकार नहीं था। चुनाचे मैंने शिकायती निगाहों से लड़की को देखा। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।